जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। मॉक 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें जो है नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, आपको शफल करके मिलते हैं वहाँ पे। विच मॉलिक्यूल हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स, उसका लार्जेस्ट नंबर किसमें होगा? तो इसके लिए आपको बॉन्डिंग थोड़ी सी आनी चाहिए। अगर आप पहचानते हैं तो इसको वैसे ही आप पहचानते हैं कि ये एक एल्कीन है जिसमें ये हिसाब होगा। एंड यू नीड टू ओनली काउंट द स्टिक्स। तो इसमें आपके पास जो नंबर 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4 एंड फिर 5 एंड फिर 6, तो 6 स्टिक्स हो रही है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं कि कार्बन और इस तरफ तो एक ऑक्सीजन इस तरफ, एक ऑक्सीजन इस तरफ। तो यहाँ पर अगर स्टिक्स काउंट करते हैं तो स्टिक्स आर 1 एंड फिर 2 एंड फिर 3 एंड फिर 4। तो 4 का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर का बनाने की कोशिश करते हैं तो यू कैन ड्रॉ इट इजीली। तो एक कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए, फिर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एंड नाउ वी नीड टू काउंट द स्टिक्स 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। इसका मतलब हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। The last one is N2. You have drawn many times. It is triple covalent bond, जिसकी वजह से इसमें आपके पास हो जाएंगे 3 स्टिक्स है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आंसर बन जाएगा आपका ए इज करेक्ट, क्योंकि ए में आपके पास जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और बाकी आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो या तो मेटल्स में है या फिर एलॉय में हो सकता है बस। लिक्विड पोटेशियम क्लोराइड ये आयनिक है, छोड़ दें इसको। सैंड कोवेलेंट है, मैक्रोमोलेक्यूल। सॉलिड ग्रेफाइट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस नहीं होते। सॉलिड मैग्नीशियम इट्स अ मेटल, इसमें होंगे तो डी इज द करेक्ट आंसर। Which statement of chlorine atom and chloride ion both are correct? देखिए क्लोरीन एटम ये होता है और क्लोराइड आयन जो है वो ये हो जाता है। एटॉमिक नंबर अगर लिखते हैं तो आपको दिखा देते हैं कि 17 एंड 35.5 होता है ये। ठीक है, कोई भी इसका क्लोरीन का कोई भी एटम ले सकते हैं, 35 और 37 दो भी उठा सकते हैं। 12 17 एंड 35.5 लिखी है हमने। दे आर केमिकली आइडेंटिकल। वो केमिकली आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास 17 है जबकि इसमें 18 है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, दे आर आइसोटोप्स। नो, आइसोटोप्स में मास नंबर चेंज हो जाता है। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस दिस इज ट्रू, दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है और प्रोटॉन नंबर ही आइडेंटिटी होती है, ये सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी इनकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो डिफरेंट। they have same sorry statement is correct. Yes, same number. C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपको फास्फोरस के बारे में बताया। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका जो है वो हो गया आपके पास और ग्रुप 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स ग्रुप 5 का अगर है और ये जो है ग्रुप 7 का है नेक्स्ट वाला, वाई जो है वो ग्रुप 7 का है। इनकी वैलेंसी इसके ऊपर लिखते हैं। ग्रुप 5 की वैलेंसी 3 होती है, ग्रुप 7 की वैलेंसी 1 होती है। तो फार्मूला जो बन जाएगा दैट इज XY3। तो XY3 एक ही आ रहा है हमारे पास और कोवेलेंट होगा वैसे, ऐसी कोई बात उसमें की कोवेलेंट आएंगे की। ठीक है जी, ये आ सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं बिटवीन, आगे पढ़ रहे, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नो दिस इज रॉन्ग, बिटवीन नॉन मेटल्स दिस इज ट्रू। अच्छा जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर्ड एट आरटीपी व्हेन 5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? अच्छी बात हो गई। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आ रही है मोल्स में। हमने मोल लिखा और फिर मोल लिख दिया, जबकि उसका पूछा है वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमने उतारा इसको नीचे। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज डेसिमीटर क्यूब।
एंड डेसिमेटर क्यूब। आपको बताया था कि नीचे वाली लाइन जो है क्वेश्चन से आई कि उसने कहा कि अगर 5 मोल इसके यूज करें तो कितना वॉल्यूम बनेगा, तो जबकि ऊपर वाली लाइन इक्वेशन से आती है फ्रॉम हियर यू नीड टू राइट मोल्स। मोल्स है तो 2 है आपके पास, इसका आपको मोल में लिखना बल्कि वॉल्यूम लिखना है, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास, तो ये बन जाता है 20, 120 का हाफ हो जाएगा 60 आई गेस आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 24 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से 12 हो जाएगा, 12 60 सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का है आई गेस। एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन की दी हुई है, इफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। देखिए आपके पास ऊपर इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका अगर एक को इसके 2 चाहिए होते हैं, तो अगर आप 2 मोल नाइट्रोजन के यूज करेंगे तो आपको पता है इसके कितने चाहिए होंगे, फिर इसके आपको 4 चाहिए होंगे, इसका आंसर 4 होना चाहिए। वो तो 4 नहीं दे रहा, वो तो आपको 2 ही दे रहा है, तो इसका मतलब कि इसको बढ़ाने से, एक को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लिमिटिंग तो फिर यही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके पास जितनी एनर्जी पहले आ रही थी उतनी ही एनर्जी बाद में निकली, क्यों? क्योंकि आपने किया इसको। अगर लिमिटिंग रिएक्शन से पहले तो कॉमन सेंस हो गया ये कि एक के लिए आपको 2 चाहिए, तो 2 के लिए एक्चुअली 4 चाहिए थे आपको, तो 4 तो आप कर नहीं रहे इसको, आपने इसको 2 ही रखा है। इसका मतलब कि ये जो है फॉर्मेशन इससे कोई चेंज नहीं आएगा, आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लिमिटिंग रिएक्शन से करना चाहें तो हम जो है इसको, क्योंकि मोल रेशो था इसलिए मैंने करवा दिया इसको, तो इसको और इसको आप रिलेट करें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मोल में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मोल में है। मोल मोल लिखती है आपने। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर 2 मोल इसके लिए, तो हमने उसे 4 तो बता दिए, ये गिवन, सॉरी 2 बताए उसने, 2 मोल्स के बताए हैं, ये गिवन अमाउंट है, इससे हमें कंपेयर करना है। हमने चेक करना है कि 2 से कितना चाहिए होगा। इक्वेशन आपको बताती है कि अगर इसका 1 हो तो इसके 2 चाहिए होते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ रही है 4, तो आपको गिवन जो है इसको देखना है, ये लेस है, लेस है तो फिर लिमिटिंग रिएक्शन। अगर लिमिटिंग रिएक्शन ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेगी, और ये वाली चीज जो है फारिग हो जाएगी। हम इसको क्रॉस करने जा रहे हैं क्योंकि ये चीज एक्सेस में है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे जिस तरीके से हम करते थे इसकी लिमिटिंग रिएक्शन इक्वेशन, N2N2O2 N2NO2, और इसमें जो है क्योंकि मोल्स मोल का प्रोडक्ट जो है उसने एनर्जी की बात की है, तो एनर्जी जो है इसके हम लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एच जो है इसका, दैट इज पॉजिटिव 66। दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस इज एक्सेस, तो आप इसको तो काट दें, लिमिटिंग रिएक्टेंट में बात होगी। अब ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मोल में है, तो मोल मोल लिखते हैं, जबकि इस इक्वेशन के लिए जो उसने वैल्यू दी थी 2 मोल अगर इसके हो, उसकी जो एनर्जी निकलती दैट इज पॉजिटिव 66 किलो जूल। अगर इसके 2 मोल हो, ये बात इक्वेशन से आई, 2 मोल से कितनी एनर्जी बनती है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे क्वेश्चन में, उसने कितने मोल दिए इसके, तो क्वेश्चन में उसने 2 मोल दिए ऑक्सीजन के, उससे आंसर ही आएगा, तो आपके पास आंसर जो इसका 66 ही आएगा। Which statement of 4 gases, carbon dioxide, hydrogen, oxygen, ozone, correct? One mole of each gas occupies same volume at given temperature and pressure. Yes. सबका 1 मोल जो है 24 डेसीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई करता है, ये आंसर हो गया, और इसको मैं चेक कर दिया, करेक्ट ही पूछा था ना उसने। आगे पढ़ लेते हैं। ओजोन हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, नो, फास्टेस्ट तो हाइड्रोजन होगा, लाइटर। ऑल आर denser than air, no, hydrogen is less denser than air. All are element, no, this is a compound, तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में when dilute sulfuric acid is electrolyzed using inert electrode, which statement is correct? चले फिर देख लेते हैं इसको। तो है H2SO4 में आपके पास आयंस बन जाएंगे ये वाले और ये वाले, जाएगा कौन, ये जाएगा और ये जाएगा, सल्फेट तो जाता ही नहीं है इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। तो फिर कैथोड एनोड की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर, कैथोड के ऊपर, ये जाएगा आपके पास पॉजिटिव प्लेट के ऊपर।
इससे आपको पता है कि हाइड्रोजन बन जाती है, इससे आपके पास ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन इज रिलीज एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इज रिलीज एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होती रिलीज। एसिड रेन, एसिड बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, यस ये वाली बात भी इस लिहाज से सही है कि आपका जो वाटर है एक्चुअली वो लाइसिस हो रहा है उसका, वो जा रहा है कैथोड और एनोड के ऊपर, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपनी जगह पे है। तो अगर पानी कम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, योर वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी ग्रेजुअली। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। तो कौन सा बन रहा है 1 2 एंड 4 ए। Electrolyte using inert electrode when dilute solution, which dilute solution produce the greatest increase in mass at cathode? Mass of cathode. तो देखें डिपॉजिट जो है आपके पास होना है लोअर रिएक्टिविटी सीरीज वाले जो होते हैं ना वो डिपॉजिट होते हैं, वरना हाइड्रोजन चला जाता है। तो आपके पास सिल्वर ने और कॉपर ने डिपॉजिट होना है और किसी ने होना ही नहीं है। अब ये बात आपको समझाएं कैसे, कैसे समझाएं, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास ये जो है एक्वस सॉल्यूशन लिखे हैं इसने कि नहीं लिखे, इसने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास एल्यूमिनियम भी होगा और हाइड्रोजन भी होगी। तो हाइड्रोजन ने जाना, एल्यूमिनियम तो नहीं जाना। इसमें आपके पास कॉपर भी होगा और हाइड्रोजन भी होगी, तो इसमें कॉपर जाएगा लोअर इंडक्टिविटी सीरीज। इसमें आपके पास Pb+2 एंड हाइड्रोजन, तो इसमें फिर हाइड्रोजन जाएगा। जबकि इसमें आपके पास सिल्वर है एंड हाइड्रोजन है, तो इसमें आपके पास सिल्वर जाएगा लोअर इंडक्टिविटी सीरीज। तो आपके पास मेटल जब जाएगी तब जाके उसका मास जो है वो बढ़ेगा, वरना तो गैस बन जाएगी ना। तो इनमें नंबर 1 ये बात होगी। नंबर 2, आप एक जैसा करंट उस पर पास कर रहे हैं। एक जैसा करंट अगर पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एग्जांपल ले लें कि आप जो है 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉपर की बात करते हैं, कॉपर से कॉपर बनेगा एंड इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिल्वर से जब सिल्वर मेटल बनता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो अब आपके पास मास की बात करते हैं, तो देखते जरा इसको। इसका 64 ग्राम 1 मोल की जगह पे कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसको तो 64 बनेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल एज्यूम किया कि 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में यूज किए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो 128 बन जाएगा इसका मास। इस तरफ आते हैं, इसका मास जो है दैट इज 108 और 1 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 से बन जाएगा आपके पास 32, तो 432 बन जाएगा, ठीक है। तो मास का ज्यादा होगा। वैसे भी आपको बता दूं कि जब डिस्चार्ज हो रहा था, जिसका चार्ज ग्रेटर मास के लिए यहाँ से आपको, क्योंकि ये फैराडे की बेस के ऊपर है, अभी तो आपके पास इसका आंसर हो गया सिल्वर, हमने इसको डी आंसर कर दिया। वैसे आपको बता दूं कि मास जो है जितना चार्ज कम होगा ना उतना मास ज्यादा बनेगा, ठीक है। सेम मतलब उसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी बनता जाएगा मास। जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसको तो उसका तो मास कम बनेगा ना, उसको इतना आप करंट दे नहीं जाओगे। नंबर 2, जिसका एम आर ज्यादा होगा, ए आर ज्यादा होगा, उसका मास ज्यादा बनेगा। तो आपके पास एक फार्मूला जो है वो बनता है मास के साथ, जितना ए आर ज्यादा होगा और जितना उसके ऊपर जो है चार्ज कम होगा उतना ज्यादा जो है आपके पास मास बनेगा। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए तो ए आर ज्यादा होना चाहिए, चार्ज कम, तो उसकी बेस के ऊपर कर सकते हैं सॉल्व। अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं इसको, तो आपका जो ए आर है 108 है और चार्ज जो है 1, इसमें ए आर जो है आपका वो है 64 और चार्ज जो है 2। तो इसमें जिसका आंसर ज्यादा होगा वही आपको पता चल रहा है, इसमें इसका आंसर 32 आ जाएगा, जबकि इसका आंसर 108 आ जाएगा। तो यू कैन कंपेयर किसका ज्यादा होगा। कोई इसके अलावा भी कभी आ जाए तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन, इसमें न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। तो ये तो एसिड है सारे, इसको तो साइड पे करो एसिड। उधर आपके पास एसिड किस किस सिलेक्शन करता है? मेटल के साथ, बेस के साथ एंड कार्बन के साथ, इनके साथ न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है। ये बेस है, ये कुछ नहीं है ना, मेटल है ना बेस है, ये बेस है और ये भी बेस है, तो बी में न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। तो वैसे भी आपको नजर आ रहा था, इसमें एक चीज और भी नोट कर सकते हैं आप, इस पे देखिए एसिड अपनी अपनी जगह पे, पहले भी एसिड था, एक नया एसिड बन गया तो न्यूट्रल नहीं हुआ। विच पेयर ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली? तो एसिड बेस होना चाहिए।
तो ढूंढते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, काटो इसको। ये बेस है, ये एसिड है, यस डन हो गया। ये कार्बोनेट है और ये एसिड है। इसमें सॉल्ट वाटर के हिसाब से आपके पास सॉल्ट भी बनेगा, वाटर भी बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगी। और वो कह रहा है कि ओनली बनने चाहिए सॉल्ट एंड वाटर, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जिंक, और इससे आपके पास अब बन जाएगा सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। आपके पास आंसर जो है वो बी बन जाएगा। Iron is obtained blast furnace from ore hematite. Which reaction take place in blast furnace? Calcium carbonate is used to remove acidic impurities. जी, SiO2 को रिमूव करने के लिए हम यूज करते थे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आता कहाँ से था? ये आता था लाइमस्टोन से। तो ये एसिडिक नॉन मेटल, ये वाली बात सही है। कोक इज रिड्यूस्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कोक कहते हैं कार्बन को, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये रिडक्शन है? नो वे, ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आ रही है इसमें। हीमाटाइट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, Fe2O3 का जब कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेक्शन होता है, उससे आपके पास आयरन बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। थोड़ा सा ये यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीडाइज हुआ है, भाई ये तो रिड्यूस हो रहा है। हीमाटाइट इज ऑक्सीडाइज, ये वाली बात गलत हो गई। हीमाटाइट अंडरगो थर्मल डीकम्पोजिशन। नहीं नहीं, थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। जैसे इसको आप तोड़ देते हैं तो आपके पास दो टुकड़े हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। तो हीमाटाइट तो डीकम्पोज नहीं होती। ये तो आपके पास देखें तो दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। तो उसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन की अगर कभी बात करेगा तो उसमें आपका रिएक्टेंट जो है वो एक होता है और प्रोडक्ट आपके पास एक से ज्यादा होता है डीकम्पोजिशन में। तो ये वाली बात भी गलत है। डीकम्पोज आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अब आंसर बन गया हमारे पास ए। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस, द कंपाउंड ट्रायोलाइट इज यूज्ड इन द प्रोसेस। ट्रायोलाइट के लिए कौन सी बात सही है? इसका कॉमन नेम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। नो, ट्रायोलाइट का फार्मूला आपको याद करवा दें तो ये था आपके पास Na3Al F6। ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया था, सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया था, और टू रिड्यूस इम्प्योरिटी के तौर पे, क्योंकि एनर्जी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट तक कम कर देता है। तो ये वाली बात गलत है। पहला इज यूज्ड टू डिसॉल्व एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये वाली बात एज सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं इसको। An element by the excess of oxygen, which about the oxide is always correct. The mass of oxide is greater than the mass of element. ये बात सही है। मैग्नीशियम जो है इसका रिबन होता है, जलाया जाता है तो इसको आप इसको जला दे तो आपके पास बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। सल्फर भी जलता है, जला दे तो आपके पास बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। एंड कार्बन भी जलता है तो जला दे आपके पास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि इनका जो मास है, इसके मास से इसका मास जो है वो ज्यादा होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि उसमें ऑक्सीजन भी आ गई, जबकि इसमें ऑक्सीजन के बगैर था मास। तो मास ऑफ ऑक्साइड इज ग्रेटर देन दैट। तो ये वाली बात, इसका मास जो है इसके मास से ज्यादा होगा, इसका मास जो है इसके मास से ज्यादा होगा। पहली बात सही। विच चेंज ऑलवेज अकर व्हेन मेटल एटम्स आर ऑक्सीडाइज। तो मेटल की जो एटम होते हैं, कोई भी मेटल का एटम जब ऑक्सीडाइज होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। यस, ऑक्सीडाइज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। Which statement is correct? Ammonia is produced when ammonium salt is heated with dilute acid ना। देखिए, अमोनियम सॉल्ट कोई भी हो उसको बेस से रिएक्शन करेगा, बस मर जाए बस, बेस के अलावा किसी रिएक्शन नहीं करेगा। और इस रिएक्शन के दौरान जो है आपके पास अमोनिया लिबरेट होती है। अमोनियम आयन एसिड से रिएक्शन करेगा नहीं, अमोनियम आयन खुद एक एसिड होता है, ठीक है। तो ये गलत होगी बात। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर ऑक्साइड विद सर्टेन मेटल। तो एम्फोटेरिक होते हैं अली, जैन एंड पप्पू। तो ये बात सही हो रही है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल्स, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड। नहीं जी, दोनों होते हैं, बराबर होते हैं। एच भी होता है, ओ एच भी होता है, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन। सॉइल विद पीएच हाई पीएच कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय लाइम। बेटा हाई पीएच का मतलब हो गया बेसिक,
तो बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस तो नहीं निकाल सकते ना, तो लो पीएच वालों को मतलब एसिडिक सॉइल को करता है। तो ये वाली बात भी गलत हो रही है आपके पास। Which reagent can be used to react with dilute previous silver chloride? Silver chloride देखते हैं क्या चीज है। Silver chloride insoluble salt है। All halides soluble except silver and lead, ये लिख दिया। अगर इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन होगा, मतलब ये दोनों फॉर्म आपके पास सॉल्युबल होने चाहिए, ये भी एक्वस होना चाहिए, ये भी एक्वस होना चाहिए। मैंने आपको समझाया था NaNO3 यूज कर ले, ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप इसके साथ लगा दें NO3, नेगेटिव होता है, तो ये सॉल्युबल हो गया क्योंकि ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। जबकि इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज इसके साथ लगा दें पॉजिटिव, जो हमने आपको समझाया था, तो आपके पास ये भी सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये आपको बताया था कि हमें अगर हमसे कहता है तो इसने इस पर यूज कर लिया इसको HCl को, HCl भी तो सॉल्युबल है। अब आपके पास सिल्वर का जो सोर्स है वो आना चाहिए, तो दैट इज सिल्वर नाइट्रेट इज एक्वस, एक्वस लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए सिर्फ एक्वस की बेस के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड आपको काटने पड़ेंगे, सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना होता, सॉल्युबल होना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which symbol could be used equation for the Haber process? Haber process में रिवर्सिबल का साइन चलता है। अच्छा, बहुत सारी बताइए इसमें। Goes to completion, ये वाला नहीं चलेगा उस पर। रिवर्सिबल यस, कैट इज रिक्वायर्ड यस, ये कैट वाली बात भी कर दी इसमें, कैट की। रिवर्सिबल एंड कैट आपके पास आ जाएगा। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्रॉस यूटिफिकेशन, क्या क्या स्टेजेस होती है? सबसे पहले जो है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है फर्टिलाइजर की वो ज्यादा हो जाती है, तो फर्टिलाइजर वॉश आउट इनटू रिवर, ये वाली बात सही है, पहली बात इसको मैं कर दूंगा। उसके बाद जो है जो वो अंडर वाटर प्लांट होते हैं या रिजाई जो है उसका रेट, उसकी जो है सबसे पहले आपके पास फर्टिलाइजर जो होता है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है। नंबर 2 जो है आपके पास प्लांट की ग्रोथ होती है। नंबर 3 उसकी वजह से आपके पास सरफेस कवर पे जो है इसकी लीव्स आ जाने की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस जो है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर आपके पास ऑक्सीजन डिप्लीट होती है और उसके बाद जो है डेथ होती है। तो एक बात आपको समझाई थी, तो आप देख सकते हैं जाके उसमें वीडियो होगी आपके पास। फर्टिलाइजर वॉश आउट इनटू रिवर, उसके बाद प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। प्लांट्स ग्रो, तो आपके पास ये अगर पहला पॉइंट हो गया तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास फोटोसिंथेसिस स्टॉप होनी चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप तो नहीं दी उसने। अच्छा, उसके बाद जो है फिर फोटोसिंथेसिस अगर स्टॉप हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिप्लीशन होनी चाहिए, तो हमारे पास ऑक्सीजन की डिप्लीशन आ गई है यहाँ पर, डिप्लीटेड। उसके बाद जो है डेथ होनी शुरू हो जाएगी, फोर्थ आ जाएगा डेथ। उसके बाद जो है प्लांट डिपेंड डिके डिके, तो पहले मरेंगे तो फिर बाद में डिके होगा। आपके पास 5 यहाँ पे आएगा। तो ये क्या करती है इसने? अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट आपके पास आना चाहिए 5, एक ही आ रहा है आपके पास, नहीं सॉरी 4 आना चाहिए। लास्ट स्टेप जो हमारे हिसाब से बनता है वो ये वाला बनेगा 4। तो पहले सबसे पहले ये सबसे ही दिया हुआ है इसने। दूसरा आपके पास इधर होना चाहिए था 5, इसकी वजह से ये बन जाएंगे। तीसरा होना चाहिए आपके पास ये वाला, एक ही रह गया ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। एक्स इज एक्स फॉर्म कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड बनाया इसने, एक्स ने आयनिक भी बना रहा है। अच्छा, ठीक है, नॉन मेटल है ये, तो कौन से ग्रुप से हो सकता है? गुड हो गया जी। अब इसकी वैल्यू चेक करने हैं यहाँ से। अभी की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 2 हो रही है। ठीक है, कैसे पता चला मुझे? मुझे ऐसे पता चला ये 2 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पे 1 था, यहाँ से। इसका मतलब ये 2 का है। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। अब जो 2 वैलेंसी आ रही है आपके पास एक्स में, तो ये ग्रुप 2 भी हो सकता है और ये ग्रुप 6 भी हो सकता है। देखिए अगर 2 होता तो मेटल होता, अगर ग्रुप 2 होता ना तो फिर मेटल, मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग कौन सी हो जाती है आपके पास? मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग हो जाती है आपके पास
मतलब अगर आपके पास, आप समझते इसको कि ये H2 और ये मेटल लिख देते आप, तो इसमें आयनिक बॉन्ड होता, कोवलेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ग्रुप 6 का है ये, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। सॉरी, ग्रुप 6, ठीक है। यहाँ से वैलेंसी 2 ही शो हो रही है इसकी, और इससे दोबारा कंफर्म कर रहा है कि ये एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है, तभी जाके आपके पास आयनिक कंपाउंड बना, उसकी वैलेंसी 2 ही है। और फिर जो है ये बात उसमें कर रहा था सल्फर की, जिसके दो ऑक्साइड भी होते हैं, SO2 एंड SO3। तो डी इसका आंसर। अच्छा जी, इन एटम्स के बारे में क्या कॉमन है? बेटा इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसका 19 होता है, और इसका होता है 11। दे हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। अच्छा, यस। इसमें आपके पास नहीं, इसमें बराबर बराबर है, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर सेम सेम है, ये गलत हो गया। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। ये एटम्स है तो इसलिए नहीं हो सकता। अच्छा, देयर आयंस, ठीक है जी। जब ये आयन बनाएंगे तो अपना आउटर शेल तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। तो इसमें आपके पास, अगर इसकी कंफ्यूजन करते हैं आप, तो इसके पास बन जाते हैं 2 8 एंड 1, जबकि इसमें हो जाएगा आपके पास 2 8 8 एंड 1, जबकि 2 8 8 एंड 2। तो जब ये आयंस बनाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये 1 रिमूव करेगा, और ये भी 1 रिमूव कर देगा। तो यू कैन सी इसकी आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके आउटर में भी 8 आ रहे हैं, इसके आउटर में भी 8 आ रहे हैं। तो ये वाली बात जो है सही है। नेक्स्ट। अच्छा जी, पैलेडियम एटॉमिक नंबर 46 है। सम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड कैन बी पोजीशन। ये जाके मेरे ख्याल में सेट होगा ट्रांजिशन में, क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, इसलिए हमने ट्रांजिशन में इसको यूज किया। आप जाके चेक कर लें ट्रांजिशन में होगा। कौन सी बात सही है? इट्स डेंसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ सोडियम। नो, इट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इट इज प्रेजेंट, ये वाली बात सही है। which property present, some of them act as a catalyst, ठीक है। वाइट तो नहीं होगा, ट्रांजिशन है, लेकिन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दे फॉर्म वाइट सॉलिड के भी काटते हैं। तो हमारे पास आंसर बन रहा है सी इसका। इलेक्ट्रॉनिक आयन है, ये कोई आयन है जिसकी इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन ये है, और लूज किए इलेक्ट्रॉन्स ने, ठीक है जी। लूज करने के बाद इसमें 10 हुए, अगर लूज ना करता तो इसके पास 11 12 13 कुछ होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स react by losing electrons, 3 different elements react by losing an ion form electronic emission gas. They are the same group. No, they are the same period. Yes, ये हो सकता है। They are noble gases, गलत है। They are transition भी गलत है। P क्यों हो सकता है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि मेरे पास सोडियम है, फिर मेरे पास मैग्नीशियम है, फिर मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो ये एक ही पीरियड है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है। अच्छा, अब जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 281, ये है 282, और ये है 283। अब जो है 3 एलिमेंट्स रिएक्ट बाय लूजिंग एंड ऑल देयर आयंस। जब ये लूज कर देगा, एक लूज करेगा, ये दो लूज करेगा, और ये तीन लूज करेगा, तो आपके पास बन जाएंगे, ये बन जाएगा सोडियम आयन, ये बन जाएगा मैग्नीशियम आयन, और ये बन जाएगा एल्यूमिनियम आयन। इसके पास भी 2 8 बच गए, इसके पास भी 2 8 बच गए, इसके पास भी 2 8 बच गए। इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये पीरियड में एलिमेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा। ग्रुप में नहीं हो सकता था, ग्रुप में आपको पता है कि नीचे की तरफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके नीचे पोटेशियम लिखता तो वो होता 2 8 8 1, तो वो भी जब लूज कर देता तो आपके पास इसकी कन्वर्शन 2 8 एंड 8 होती। ये दोनों सेम नहीं हो सकती थी, किसी भी ग्रुप में शेल्स बढ़ रहे होते हैं। अब पावर केबल रिक्वायर्ड एन एलिमेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लो डेंसिटी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। अच्छा, विच ऑफ दीस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू। एल्यूमिनियम जो है लो डेंसिटी भी होती है, लाइटर होता है, एरोप्लेन बॉडीज में भी यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन की नहीं होती क्योंकि नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है। तीनों बातें इसके लिए फिट होती हैं, तो ये बात सही है। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक सॉसपैन apparent lack of reactivity. Which property explain unreactivity? Oxide layer, non-porous oxide layer. It has oxide layer on its surface. Pollutant gases release bacterial decay.
इससे बनती है आपके पास मीथेन। सीधा सीधा आंसर, ढूंढे कहाँ पे, खत्म। नेक्स्ट आ गया आपके पास क्वेश्चन। सेवरल डिफरेंट ट्रीटमेंट प्यूरिफाई वाटर सप्लाई, which impurity can be removed and by which। फिल्ट्रेशन से आपके पास सॉलिड रिमूव होते हैं, कार्बन से आपके पास अनप्लेजेंट टेस्ट जो है और स्मेल उसकी वो रिमूव होती है। क्लोरिनेशन से माइक्रोब्स जो है, बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल माइक्रोब, बस एक ही आ रहा है आपके पास। माइक्रोब का मतलब होता है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement about the homologous series of alkane is correct? They are unsaturated, no. They have a general formula, this one no, 12 plus 2 होता है। Boiling point decreases as number of carbon atom increases, no, decreases नहीं, increases। Liquid alkene become more viscous as number of carbon atom increases, ठीक है। कार्बन की चेन बढ़ेगी तो उनमें थिकनेस जरा ज्यादा हो जाती है, विस्कस ज्यादा हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इंपीरियल फार्मूला, ग्रेटेस्ट रिलेटिव फार्मूला मास, अच्छी बात है जी। इसका तो बन जाएगा सी एच, इसका बन जाएगा CH2, इसका बन जाएगा C2H5, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये बन जाएगा आपके पास CH3, तो बी बन जाएगा। उसने एक बात और बढ़ी, इंटीग्रल फार्मूला भी निकाले, लेकिन उसके साथ बोला था ग्रेटेस्ट जो है उसका फार्मूला मास भी हो, इंटीग्रल फार्मूला भी हो। तो इनमें से कार्बन का नंबर इसमें आ रहा है डबल, इसका मास ज्यादा होगा इन सबसे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स इज ब्रांच हाइड्रोकार्बन, रेशियो ऑफ कार्बन 1:2, अच्छी बात है जी। इसमें आपके पास C4 हो जाएगा पहले वाले में, और H हो जाएंगे 4 और 2 6, इसकी रेशियो जो है बन जाती है C2H3, हटाओ इसको। ये C4 है और H8 है, इसमें बन जाती है CH2, तो 1:2 की रेशियो आ रही है, ये हो सकता है, ये तो गया। अगले वाले में आपके पास C4 एंड H आ गया आपके पास 10, इसमें रेशियो बनती है आपके पास C2H5, ये भी रेशियो सेट नहीं बनती, मतलब 1 अगर कर दो इसको मैं, तो ये बन जाएगा C1 और H हो जाएगा 2.5। सिमिलरली यहाँ पर भी 1:1.5 हो रहा है, यहाँ पे 1:2.5 हो रहा है, और हमें रेशियो चाहिए थी 1:2 की। इसमें आखिरी वाले में आते तो ये बन जाएगा हमारे पास C5 और H बन जाएगा आपके पास 6 और 3 9 10 H10, और आपके पास रेशियो बन रही है आपके पास या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ये दो आपके पास। अब उसने एक और बात बोली है कि ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, ब्रांच दोनों ही है, इसमें लंबी चेन, देखिए ब्रांच का कैसे पता चलता है, आप चलना शुरू किए, आपके पास 2 कार्बन की तरफ रास्ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये ब्रांच है। और इस तरीके से यहाँ से चलना शुरू किया तो आपके पास देखिए दूसरे कार्बन पे रास्ता जा रहा था, सीधी ब्रांच, ब्रांच दोनों हो गए। फिर बोला 56 MR है। अब ये वाली बात भी दोनों पूरी हो गई थी, 56 पे जाके देखना है आपको कौन सा बन रहा है, इसका MR है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 48 + 8 56, यही आंसर हो गया अभी, उस वाले का ज्यादा होगा। इथेनॉल के कुछ रिएक्शन दिए, पहला रिएक्शन एसिड बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे में एसिड अल्कोहल मिलके एसिडिफिकेशन हो जाएगा, तीसरे में आपके पास ग्लूकोज से इथेनॉल बन रही फर्मेंटेशन हो जाएगा, फर्मेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर 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 इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल मिल जाए तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट। पहले तो ढूंढे प्रोपाइल इथेनोएट का, प्रोपाइल इथेनोएट एंड प्रोपाइल इथेनोएट।
ठीक हो गया जी। अब क्या चेक करना है आपको, इथन एसिड जो है 2 कार्बन का, एसिड जो है 2 कार्बन का होना चाहिए, और ये जो है एसिड 2 कार्बन का और ये 3 कार्बन की अल्कोहल। तो कट लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पर कट लगेगा और यहाँ पे ये 2 जग करने। इसमें आपके पास एसिड जो है ये वाली साइड है और 3 कार्बन का आ रहा है, इसमें एसिड ये वाली साइड है और 2 कार्बन का आ रहा है, आसपास ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये लगा होता है ये एसिड वाला पार्ट होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये कौन सा पॉलीमर रिप्रेजेंट हो रहा है जी? अमाइड लिंकेज जा रहा है। अमाइड लिंकेज अगर आ रहा है CONH, तो या तो ये पॉलीअमाइड है, या फिर बस और तो कोई बचा ही नहीं, या फिर प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन हो तो उसमें एक तरफ CO होता है, दूसरी तरफ NH होता है, यहाँ पर अमाइनो एसिड से बनता है। तो ये पॉलीअमाइड खत्म, और कुछ पॉलिएस्टर नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, पॉलीसेकेराइड भी नहीं है। जैसे पॉलीसेकेराइड बता दो, स्टार्च को कहते हैं, मतलब डब्बा, ऑक्सीजन फिर डब्बा, एंड ऑक्सीजन फिर डब्बा, ऐसा चल रहा होता है। इसमें आपके पास, इसका अगर सही करें इसको तो ये बन जाएगा कुछ इतना, तो सब बना सकते हैं कि ऐसा कर देंगे इसको, इसके साथ H होगा और इधर भी H होगा, इधर H होगा, और ये जो है आपके पास, इसको अगर मिला के लिख दें, नॉर्मली मिला के लिख देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपके C2 हो गए, गौर से देखें, और H हो गया आपके पास 5। ये आपका मोनोमर था। तो इस मोनोमर में चेक कैसे करना है, ये डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने, इस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है, दोनों H लगे हुए हैं। तो ऐसा, ऐसा, और बस। दूसरी बात, एडिशन को ही देखना था, दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ये भी देख चेक कर ले। इसको अगर चेक करते हैं हम, तो हमारे पास देखते हैं कि इसके साथ एक H लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है। तो एक H और एक C2H5, एक H और एक C2H5। तो पहले वाले दोनों ठीक है, और दूसरे वाले जो है वो गलत बने हुए हैं। लेकिन आगे जो है एक और चीज थी कि एडिशन है या कंडेंसेशन है, तो आपको पता है कि एडिशन की वजह से ये ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ऑलवेज फिल सेम लेवल, एक ही लेवल पे। देखिए इसमें कितने सारे लेवल बने हुए हैं, टिक 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 टिक। आप इसको यहाँ तक बढ़ सकते हैं, यहाँ तक बढ़ सकते हैं, यहाँ तक बढ़ सकते हैं, सिमिलर स्टेज को बहुत सारी। इसमें सिर्फ एक ग्रेजुएशन है, तो 25 की इसको यूज करते हैं सिर्फ, और पिपेट इज द आंसर। सिर्फ एक लेवल, इसमें एक ही लेवल होता है हमेशा। बाकी में आपको ग्रेजुएशन नजर आ रही है, आप काम ज्यादा कर सकते हैं उस पर, मेजरमेंट भी कर सकते हैं उसकी, इसकी नहीं कर सकते। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, करना क्या चाह रहा है भाई, रेट निकालना है क्या, रेट रेट रेट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, ये क्या कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, इन दोनों चीजों को मिलाता है, मिलाने के बाद जो है यहाँ पर पहले से सॉल्यूशन के नीचे एक पेपर रखा है, उसके ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है। जैसे सॉल्यूशन को रखता है तो दोनों को मिक्स करने पे होता क्या है कि एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में आपके पास एक सॉलिड चीज बनती है, ये सल्फर, जिसकी वजह से आपके पास इसमें आहिस्ता आहिस्ता ओपेसिटी आ जाती है और नजर आना बंद हो जाता है, उसका टाइम नोट करना होता है। तो इसके लिए इसको क्या क्या चीज चाहिए, स्टॉप वॉच तो चाहिए, स्टॉप क्लॉक, स्टॉप वॉच, ये हो गया। टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखना चाह रहा है तो थर्मोमीटर भी चाहिए, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। अच्छा जी, फिर उसको और क्या चाहिए, 50 सेंटीमीटर क्यूब ट्रांसफर करने के लिए थायोसल्फेट को, उसको चाहिए या तो मेजिक सेंटर, या फिर पिपेट चाहिए, क्या चाहिए इसको, बैलेंस तो नहीं चाहिए होगा ना उसको, मेजिक सेंटर चाहिए उसको। तो आपके पास आंसर बन जाएगा, ये बैलेंस नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास कोई, यहाँ पे गौर से देखें तो एक्वस एक्वस सॉल्यूशंस ले रहे हैं आप। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ था सल्फेट, एंड प्लस एसिड लिखा है, एसिड भी एक्वस फॉर्म में होगा, तो आपको मेजिक सेंटर चाहिए था इसमें। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, अंडर the condition experiment RF of Fe3 given by RF निकालने के लिए इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस, तो आपके पास x अपॉन y होना चाहिए। तो x अपॉन y एंड x अपॉन y। अगली बात कि प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, आयरन सी के प्रेसिपिटेट से, तो आयरन सी का कलर आपको पता है, रेड ब्राउन होता है। तो
ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद एल्यूमिनियम और जिंक का टेस्ट चलता है साथ साथ। ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। मैं ये तो पेंसिल थोड़ा सा इशू आ रहा था, पेंसिल कैच हो रही थी बार बार। अच्छा जी, एल्यूमिनियम में आपने सोडियम अगर ऐड किया तो व्हाइट पीपीडी आते हैं और फिर डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व पीपीडी रिमेन एंड पीपीडी डिसॉल्व। कॉपर में जो सोडियम ऐड करते हैं तो पीपीडी आते हैं और पीपीडी रिमेन रहते हैं, मेन सॉल्युबल। पीपीडी रिमेन करने में कॉपर में टू में आपको टिक रखना पड़ेगा, सी से रेफरेंस। सेपरेशन चेंज ऑफ स्टेट, व्हिच मेथड सेपरेशन चेंज ऑफ स्टेट लिक्विड टू गैस होता है? पेपर फोटोग्राफी में नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन में तो होता है ना, आपको पता है कि सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो लिक्विड से गैस बनती है। डिस्टिलेशन में भी होता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन में भी नहीं होता। तो 2 and 4 और 2 and 3 ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मॉक के साथ मिलते हैं।